है ना। कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। आते हैं यहाँ से। जैसे एक तुम लोग का क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, लाइक कॉलेज, लाइक स्कूल्स, है ना, उन लोग का ऑडिट करने जाओगे तो क्या क्या चीज़ देखोगे। जनरली हम लोग 4 चीज़ चेक करते हैं। कितना चीज़? 4 चीज़। कि कंपनी का एसेट्स कितना है, क्या एसेट्स है, क्या उसके पास लाइबिलिटी है, क्या उसका इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और क्या उसका एक्सपेंसेस वगैरह है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कि एक स्कूल है तो उसको मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, उसका स्कूल फीस, या फिर जो डोनेशन वगैरह मिलता है वो, या फिर एडमिशन चार्जेस मिलता है वो, है ना, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिल जा रहा है वो, ये सब उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, जो इनकम होता होगा वो लोग कहीं ना कहीं क्या करता होगा, बैंक वगैरह में रखता होगा, और वहाँ से उसको क्या मिलता होगा, इंटरेस्ट रिसीव होता होगा। क्या रिसीव होता होगा? इंटरेस्ट रिसीव होता होगा। तो उस इंटरेस्ट को वो लोग क्या करता होगा कि इनकम साइड में दिखाता होगा। हम लोग को यही चेक करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूल या फिर कॉलेज क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो कैसे ऑडिट उसका परफॉर्म हम लोग जाकर करेंगे। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ ऑडिटर, बीइंग अ ऑडिटर, मान लो कि तुमको अपॉइंट किया गया कि एक स्कूल का तुम ऑडिट करके बताओ, है ना। तो सबसे पहले हम एक प्राइमरी वर्क क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशंस का, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोविज़न वगैरह क्या क्या उसके ऊपर स्टेटस अप्लीकेबल है ना, वो सब चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे, एक मिनट तो मेरे को थोड़ा सा, है ना, स्टेटस वगैरह चेक करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है ना। फिर देखेंगे कि उसका ट्रस्ट डीड क्या है। अगर वो ट्रस्ट है, क्या है, ट्रस्ट है, तो हम चेक करेंगे कि उसका ट्रस्ट डीड क्या है, ट्रस्ट में क्या क्या रूल वगैरह रेगुलेशन वगैरह लिखा गया है, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, ये सब वगैरह चूज करते हैं किसके जरिए, ट्रस्ट डीड के जरिए। स्टडी द मिनट्स, मिनट्स क्या होता है कोई बताएगा? बोलो बोलो। मीटिंग का के बारे में कि क्या क्या मीटिंग होगा, क्या क्या डिसीजन लिया गया है, वो सब चेक किया जाता है किसके में, मिनट्स में। किस में चेक किया जाता है? मिनट्स से। तो हम लोग मिनट्स को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इवेलुएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल मीन्स ऐसा समझ के रखो कि कोई भी सामान, जैसे मानो कि कोई एक बंदा है ना, किसी का चेक करना है, तो हम लोग अगर एक ही काम सब काम एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में दे दे कि वही आदमी जो है एप्लीकेशन इशू भी करेगा, वही आदमी एप्लीकेशन रिसीव भी करेगा, वही आदमी सेलेक्ट भी करेगा कि कौन सा बच्चा को स्कूल में एडमिशन मिलेगा, कौन से बच्चा का स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, सारा अथॉरिटी अगर एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में दे दिया जाएगा तो घपला होने का चांसेस, चोरी होने का चांसेस, फ्रॉड होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम 10 लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा तो लाइक आप एप्लीकेशन इशू कीजिए, एप्लीकेशन इशू करके जिसको भी एप्लीकेशन चाहिए पहले वो स्लिप क्या करेगा, सबमिट करेगा, पैसा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, तो 10 आदमी के हाथ से होकर अगर काम जाएगा तो करप्शन होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंटरनल चेक उसी को बोला जाता है कि काम जो सजाया गया है वो कैसे लोगों के बीच में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, क्या स्ट्रांग नहीं है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, इन दैट केस ऑडिटर का काम बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रॉड होने का, एरर होने का चांसेस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, मतलब कि सब चीज़ का अलग अलग डिवीजन करके रखा गया है, तब इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग रहने से काम थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। किसके लिए? ऑडिटर के लिए, क्योंकि ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। एक जगह गलती हो सकता है, 2 जगह गलती हो सकता है, 10 जगह हाथ में जाएगा तो गलती होने का चांसेस क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। चलेगा यहाँ तक। इवेलुएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वही इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे। ये सब मेरा प्राइमरी वर्क है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या प्रोविजंस है, कौन सा लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है तो ट्रस्ट है कि NGO चला रहा है, ये सब जाके चेक करेंगे। तो ये सब मेरा प्राइमरी वर्क होगा क्या करने में, ऑडिट चेक करने में। फिर आते हैं हम लोग कि इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का रिसीव क्या क्या होगा, मैंने इसको इनकम कहाँ कहाँ से, एक टाइप से मान लो तो इनकम कहाँ कहाँ से आएगा। तो इनकम कहाँ से आएगा, फी फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से मिलेगा। अब जब स्टूडेंट से मिलेगा तो कैसे मिलेगा, चेक द एडमिशन फीस फ्रॉम, कंफर्म वेदर द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द
सेपरेट अकाउंट और नॉट। जो भी एडमिशन का पैसा लिया जा रहा है वो चेक करना पड़ेगा कि वो अलग बैंक अकाउंट में रखा जा रहा है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि सारा पैसा एक ही जगह क्या किया जा रहा है, रख दिया जा रहा है ना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर एडमिशन का कोई फीस आ रहा है, जैसे एप्लीकेशन मनी आता है, शेयर इशू करते हैं तो क्या आता है, एप्लीकेशन मनी आता है, तो अलॉटमेंट करेंगे, प्रोराटा पे करेंगे कि कितना रिफंड करेंगे, उन सब के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग एक अकाउंट क्या करते हैं, खोल के रख देते हैं। वैसे ही अगर हम एडमिशन स्टार्ट किए हैं तो देखना पड़ेगा कि हमको कि जो पैसा एडमिशन से आ रहा है वो सारा पैसा एक पर्टिकुलर जगह पे सबमिट हो रहा है या नहीं। अगर कुछ रिफंड है तो वो रिफंड हो रहा है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। पहला काम तो ये, रिफंडेबल मनी बी शोन एज अ लाइबिलिटी। अगर कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं ले पाए, अब पैसा उससे लेके रखे है ना, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, हमको उस पैसा को रिफंड करना पड़ेगा। और रिफंड करना पड़ेगा तो अगर रिफंड नहीं किए हैं, रिफंडेबल है, फ्यूचर में रिफंड करेंगे, तो उसको एज अ लाइबिलिटी हमको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो वही चेक करेंगे कि शो किया है कि नहीं। चलेगा यहाँ तक। फिर चेक वेदर द डिमांड्स फॉर फीस आर रेज्ड अगेंस्ट ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों से पैसा लिया जा रहा है, कुछ लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो फीस का डिमांड है वो सभी बच्चों से हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करेंगे। वेदर द अमाउंट ऑफ डिमांडेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स आर एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स। ऐसा तो नहीं है कि फीस है 5,000 और चार्ज किया जा रहा है 7,000 रुपया, उसके कोर्स से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, जो मैनेजमेंट ने बोला है उससे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट जो अलाउ किया है उससे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। फिर क्या, वेरीफाई द फीस रिसीव बाई कंपेयरिंग द फीस कलेक्शन रजिस्टर। हम जो फीस रिसीव हुआ है वो हम फीस कलेक्शन रजिस्टर से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग मतलब देखेंगे कि स्लिप क्या कटा और देखेंगे उतना ही पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं। कॉपी ऑफ रिसीव्ड इशू टू द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स को कॉपी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, जो स्टूडेंट्स को हम लोग रिसीव देते हैं ना कि अगर सपोज करो कि किसी का एडमिशन हुआ तो एक स्लिप काट के देते हैं ना कि उसमें इस चीज़ का इतना पैसा लिए हैं, इस चीज़ का इतना पैसा लिए हैं, इस चीज़ का इतना पैसा लिए हैं। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पैसा लिए होंगे, अब फ्यूचर में आएगा। तो देखना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, द कॉपी ऑफ रिसीव्ड इशू टू द स्टूडेंट्स, चेक रिसीव्ड, एग्जामिन पासबुक, पासबुक को भी चेक करेंगे। कैश रिसीव्ड, चेक एंट्रीज इन द कैश बुक। अगर सपोज करो कि अगर कोई चेक रिसीव हुआ है तो उसको हम पासबुक में चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, अगर कोई कैश रिसीव हुआ है तो उसको हम कैश बुक में चेक करेंगे, क्योंकि पासबुक का पैसा कहाँ जाए, चेक का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में, और कैश रिसीव जो होगा वो कहाँ जाएगा, कैश रजिस्टर्ड में। कहाँ जाएगा, तो हम लोग ये वेरीफाई करेंगे। क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे कि जो फीस रिसीव हो रहा है वो कलेक्शन रजिस्टर से चेक करेंगे। जो कॉपी ऑफ रिसीव्ड है जो स्टूडेंट्स को दिया गया है उसका, तो देखे होंगे कि 3 कार्बन कॉपी लगा के रखता है लोग, है ना। एक स्टूडेंट्स को दे देता है, एक ऑफिस के फाइल में रखा जाता है, और एक ऐसे ही बंडल करके कहीं कोना में रख दिया जाता है कि डुप्लीकेट कॉपी है। क्या है, डुप्लीकेट कॉपी है, रजिस्टर्ड के लिए। किसके लिए, रजिस्टर्ड के लिए। जब ऑडिटर चेक करने आएगा तो वो वहाँ से क्या कर पाएगा, चेक कर पाएगा। चलेगा यहाँ तक। अच्छा, इतना सारा पॉइंट तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना सारा पॉइंट तुमको दे दिया जा रहा है, इसमें से 2-4 पॉइंट कोई भी लिख देना, है ना। फिर क्या बोला है, चेक द ऑथराइजेशन ऑफ फीस कंसेशन। होता है कि कोई बच्चा गरीब है ना, या फिर एक ही घर के 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस केस में स्कूल अथॉरिटी क्या करता है, थोड़ा सा कंसेशन दे देता है ना। तो कंसेशन मिलेगा तो कोई भी दे देगा, प्यून साइन करके दे देगा, नहीं। उसके लिए डायरेक्टर मैनेजर का क्या लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। प्रॉपर फॉर्म है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं कैंडिडेट क्या करने के लिए, कंसेशन लेने के लिए, तो वो भी हम चेक करेंगे कि अगर कोई फीस कंसेशन हुआ है तो उसका ऑथराइजेशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गलती से किया गया है। इंश्योर दैट इन केस ऑफ लेट पेमेंट, अगर कोई लेट पेमेंट फीस करता है, स्कूल वगैरह में तो होता है ना कि अगर कोई बंदा लेट फीस पेड कर रहा है, कैसा फीस पेड कर रहा है, तो उसका फाइन जो है प्रॉपरली इम्पोज कलेक्टेड एंड अकाउंटेड हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर चार्ज किया गया है कि नहीं, चार्ज किया गया है तो सही से रिसीव हुआ है या नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा। ये सब रिसीव का बात था, किसका बात था, अगर उसी स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है, कौन सा फैसिलिटी है, तो स्कूल को तो हॉस्टल से भी क्या होता होगा, इनकम आता होगा, है ना। उस इनकम को भी क्या करना, क्रॉस चेक करना। किसका काम है, बीइंग अ ऑडिटर, ऑडिटर का क्या है, काम है। असर्टेन द अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन ऑफ फीस रिसीव इन एडवांस। अगर कोई फीस एडवांस में रिसीव हो रहा है तो उसको लेके भी क्या करना, चेक करना। किसका काम है, ऑडिटर का। तो ये सारा बहुत सारा पॉइंट हो गया। अच्छा, ये तो था स्कूल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक स्कूल को कहाँ से रिसीव आएगा। तो फीस फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें 2-3 पॉइंट लिख दोगे तुम, इतना सारा पॉइंट बोले उसमें से कोई 2-3 पॉइंट क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। फिर रेंटल इनकम, कौन सा इनकम,
तो वही अगर कोई किसी को टेनेंट दे के रखे है, किसी स्कूल को भाड़ा पे दे के रखे हैं, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो पैसा टाइमली मिल रहा है क्या? नहीं। रेंट रिसीव बाय कंपेयरिंग द काउंटर फोलियो रिसीप्ट इशूड विद द बैंक पासबुक। अगर कोई रेंट रिसीव हुआ है तो वो सब चेक करना पड़ेगा कहाँ से? बैंक के पासबुक से एंड सो ऑन। जैसे कोई कोई स्कूल जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि ओकेजन के लिए भी दे देता है कि भैया आपका शादी विवाह है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आफ्टर स्कूल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ से भी रेंटल इनकम क्या हो सकता है? जनरेट हो सकता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इतना सारा पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करता होगा? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता होगा, एफडी में रखता होगा। तो वहाँ से क्या मिलता होगा इन लोग को? इंटरेस्ट, डिविडेंड, कुछ भी मिल सकता है। तो वो सही से अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करना मेरा किसका काम है? बीइंग अ ऑडिटर। वेरीफाई इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड, चेक वेदर द इंटरेस्ट विथ रिगार्ड टू सेम हैज़ बीन ड्यूली अकाउंटेड फॉर। इंटरेस्ट जो मिला है वो सही से अकाउंटिंग हुआ है या नहीं। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीप्ट शुड बी चेक्ड विद द रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द पासबुक। जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है जो दिखाया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हम पासबुक से क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। कहाँ से? इंटरेस्ट दिखाया जाएगा कहाँ पे? पीएल में। अब वो हम क्रॉस चेकिंग करेंगे कहाँ से? पासबुक में। पासबुक में इंटरेस्ट दिखाई देगा कि ये अकाउंट में क्या हुआ है? क्रेडिटेड हुआ है। तो अगर सेम अमाउंट मैच कर रहा है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे कि सही मिला है। अगर कम बेसी मिल रहा है तो हमको पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि कम या बेसी कैसे हो गया। फिर और क्या इनकम आ सकता है? डोनेशन एंड ग्रांट्स, है ना। डोनेशन वगैरह देखे होगे कि आजकल स्कूल जो है फीस कम और डोनेशन ज़्यादा चार्ज करता है ना। एक जगह है कि 75-75 हज़ार रुपया खाली डोनेशन का, फीस आपका 20,000 है, डोनेशन आप दीजिए 75 हज़ार रुपया। स्कूल को डेवलप करना है इसकी वजह से, है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना वगैरह वगैरह। डोनेशन में भी 2 टाइप। डोनेशन कितना टाइप का हो सकता है? 2। एक कुछ स्पेशल डोनेशन होता है और कुछ जनरल डोनेशन होता है। स्पेशल डोनेशन क्या होता है कि हमको भैया फंड मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हम उससे बिल्डिंग ही बनाएंगे। एक होता है जनरल डोनेशन कि लीजिए पैसा, आपको जैसे करना है वैसे यूज़ कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। उसको कौन सा डोनेशन बोलते हैं? जो स्पेसिफिक डोनेशन हमको रिसीव हुआ है, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो सही से यूज़ हो रहा है या नहीं। अच्छा, ग्रांट जो रिसीव होता है किससे? गवर्नमेंट से। वेरीफाई द ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी विथ रेफरेंस टू सेक्शन लेटर। जो सैंक्शन हुआ है सैंक्शन लेटर से मैच कर रहा है कि नहीं। रिसीव हुआ है तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। ये सब क्या था? अभी तक हम लोग जो भी पढ़े वो सब इनकम था। किसका इनकम था? स्कूल का, है ना। इसमें से तुम 4-5 पॉइंट लिख देना, मास्टर गदगद, है ना, खुश हो जाएगा। क्लियर? तो तुम क्या लिखना है? अगर तुम पॉइंट वाइज भी लिखेगा तो लिखेगा रिसिप्ट। रिसिप्ट में रिसीव फ्रॉम, फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। रेंटल इनकम, फिर डोनेशन एंड ग्रांट्स, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट खाली बोलना ठीक नहीं है, देखो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हर एक का 2-2 लाइन क्या कर दिए? लिख दिए। तो बहुत बड़ा कैप्चर कर लिया। अभी तो बहुत कुछ लिखना बाकी है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? अब स्कूल का खर्चा कहाँ कहाँ होता है ना। तो स्कूल कुछ खर्चा अपने स्टूडेंट्स के प्रति करता है ना। एग्जामिनेशन फीस लगता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, टाइम टू टाइम बहुत सारा क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑन बुक्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, ये सब में खर्चा होता है। एनुअल फंक्शन होता है उसमें खर्चा होता है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। फिर देखेंगे चेक द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग ए स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो किस बेसिस पे स्कॉलरशिप दिया जा रहा है? फैमिली बैकग्राउंड पे दिया जा रहा है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन पे दिया जा रहा है, कि उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जिसको मिलना नहीं चाहिए उसको भी डोनेशन या फिर क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये सब हमको चेक करना किसका काम है? बीइंग अ ऑडिटर। टुवर्ड्स स्टाफ, खर्चा कहाँ का होगा? कुछ स्टूडेंट पे खर्चा होगा, उसको प्राइज देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। स्टाफ, मिड डे मील तो गवर्नमेंट करता है पैसा, मिड डे मील मत सोचो, मिड डे मील के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देता है, जो भी हो। टुवर्ड्स स्टाफ, जो स्टाफ वगैरह है, तुम यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल मतलब तुम ऐसा समझ कर रखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है ना। किसका बात हो रहा है? तुम सरकारी स्कूल का क्या सोच रहा है ना। पढ़ा है नहीं, दोनों देखो, सरकारी स्कूल में फीस रिसीव करने का कोई बात ही नहीं है ना। 200-250 रुपये में क्या होता है तुम्हारा? तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस और चोरी होने का बात ज़्यादा है। क्लियर? छोड़ो। टुवर्ड्स स्टाफ, जो स्टाफ वगैरह काम करते हैं, है ना, कुछ एम्प्लॉय वगैरह भी काम करते हैं, कुछ प्यून काम करता है, कुछ गेट कीपर काम करता है, और बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं।
तो उन लोग को टाइमली बोनस मिल रहा है या नहीं, सैलरी पेमेंट हुआ है तो उसका क्रॉस चेकिंग होगा पासबुक से, बुक में एंट्री है या नहीं, पासबुक में एंट्री है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। देखो, एग्जामिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सैलरी टू ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ। क्या टर्म एंड कंडीशन है, जैसे जो प्रिंसिपल है उसका फीस ज़्यादा होगा, उसके नीचे जो टीआईसी है उसका फीस उससे थोड़ा सा कम होगा, जो प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स हैं उनका सैलरी ग्रेड जो है वो कुछ और होगा, जो अपर प्राइमरी है या हायर सेकेंडरी के टीचर है उसका सैलरी ग्रेड अलग होगा। तो वही बोल रहा है कि एग्जामिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सैलरी टू ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ, चेक द कैलकुलेशन विथ रिगार्ड टू ग्रॉस रेम्यूनरेशन पेबल्स एंड डिडक्शंस देयर फ्रॉम। ग्रॉस, एक ग्रॉस होता है, नेट होता है ना, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी मतलब कि कितना तुमको मिल रहा है या फिर तुम्हारे ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन कितना खर्चा कर रहा है। नेट सैलरी मतलब तुम्हारे हाथ में कितना रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। भाउज द पेमेंट टू द टीचर्स एंड अदर पर्सनल्स थ्रू पासबुक, जो भी पासबुक के जरिए हम क्या करेंगे उसको चेक करेंगे कि वेदर वो सब पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉल्स टीचर है उसके नाम पे झुट्टो का क्या किए जा रहे हैं, पेमेंट किए जा रहे हैं, और ऐसा कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, एसेट्स। क्या चेक करेंगे, एसेट्स। जितने भी एसेट्स है सबका प्रॉपर्टी, अगर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है तो उसका डॉक्यूमेंट डीड, टाइटल डीड चेक करेंगे कि वेदर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है या नहीं, क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। एग्जामिन वेदर द ऑल द फिक्स एसेट्स आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। हमको ये चेक करना होगा कि जितने भी फिक्स एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सब दिखाया गया है कि नहीं। बेंचेस कितना है, बेंचेस को नंबरिंग दिया गया है कि नहीं। अगर अच्छा स्कूल है, अब वेल मैनेजमेंट करना चाहता है तो बेंचेस को क्या करता है, नंबरिंग दे के रखता है कि मेरे स्कूल में 500 बेंचेस है ना। अगर मानो कि 350 नंबर बेंच जो है टूट गया तो उसको रिप्लेस किया जाएगा 350 नंबर बेंच से, ताकि कैलकुलेशन करने में, अकाउंटिंग करने में क्या होगा, आसानी होगा। वेरीफाई द ऑनरशिप एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। कुछ फिक्स एसेट्स ऐसा है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कई राइट ऑफ हो गया है, कितना फर्नीचर जो है तोड़ ताड़ के फेंका गया है, अभी भी बुक में कैरी ऑन हो रहा है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सच में जो दिखाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में जो दिखाया गया है एसेट्स, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। चलेगा। वेरीफाई वेदर द डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड। हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुआ है या फिर नहीं। फिर से बोलते हैं, पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि सारा फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। दूसरा क्या चेक करेंगे, ऑनरशिप उसका मेरे हाथ में है या नहीं, मैंने स्कूल के नाम पे है या नहीं। तीसरा क्या चेक करेंगे कि सही से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है या नहीं। जिसमें WDV देना था WDV देंगे, जिसमें SLM देना था SLM देंगे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ऑब्टेन द WR बार बार लिखा रहेगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है इसका मतलब, रिटन, WRT मतलब विथ रिगार्ड टू, है ना। ठीक है। WR मतलब क्या बोले, रिटन रिप्रेजेंटेशन। जैसे मानो कि कोई स्कूल अथॉरिटी है, वो बोला कि ये स्कूल मेरा है ना, या फिर स्कूल में ये वाला बेंच मेरा है, या फिर पीछे वाला ज़मीन जो है स्कूल का है, तो टाइटल डीड दिखाने से मना कर रहा है। क्या दिखाने से मना कर रहा है, तो हम बोले कि ठीक है तो आप लिख के दीजिए, है ना, ताकि मेरे पास तो प्रूफ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एविडेंस उसको बोला जाता है, अभी है ना, कुछ देर बाद पढ़ेंगे हम लोग एविडेंस, है ना। एविडेंस होना ज़रूरी है। अब एविडेंस जो है, जो एविडेंस मतलब होता है सबूत, है ना। अब एविडेंस 3 टाइप का हो सकता है बोलो तो। एक होता है विजुअल एविडेंस, हमको दिखाई दे रहा है कि ज़मीन है। एक होता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस मतलब मेरे को मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये ज़मीन हम लोग का है। एक होता है रिटन एविडेंस कि मैनेजमेंट बोल भी रहा है और डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है मैनेजमेंट के पास कि ये ज़मीन है ना स्कूल का है। तो इन दैट किस पे ज़्यादा बिलीव करोगे, कौन से, हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट पे। किस पे, तो जो एविडेंस है वो रिटन रहेगा तो ज़्यादा रिलायबल होता है रेदर देन ओरल से। ओरल तो बोलेगा तो ताजमहल भी मेरा है ना, ईडन गार्डन भी मेरा, बोलने का क्या है ना। लेकिन एक्चुअली उससे क्या नहीं साबित होता है कि एक्चुअल में वो मेरा है या नहीं। अच्छा, वेरीफाई द एग्जामिनेशन, ये तो हो गया ना हम लोग का, लाइब्रेरी करेंगे। अच्छा ये बात सुनो, ऐसा नहीं है कि एसेट्स वाला जो है सिर्फ ये स्कूल में ही काम आएगा। ये एसेट्स वाला याद करो, होटल पूछेगा तो होटल में चिपका दो, हॉस्पिटल पूछेगा तो हॉस्पिटल में चिपका दो। याद एक ही करना है तुमको। हॉस्पिटल में बेंच कहाँ है? अरे फिक्स एसेट्स है ना, बेंच कहाँ लिखे हम, समझना है क्या बोले, बेंच लिखा गया है कि फिक्स एसेट लिखा गया है। तो फिक्स एसेट्स तो हॉस्पिटल में भी होगा, फिक्स एसेट्स तो होटल में भी होगा, सब जगह फिक्स एसेट्स होगा। पूरा एसेट्स यही छाप लेना,
और यही जाके क्या कर देना, चपका देना। स्कूल पूछेगा तो स्कूल में, होटल पूछेगा तो होटल में, चैरिटेबल ट्रस्ट पूछेगा तो कुछ भी पूछेगा, ये एसेट्स यही लिखना है, लाइबिलिटी यही लिखना है। अभी तुम देखोगे नेक्स्ट में भी तुम लोग को होटल या हॉस्पिटल पढ़ाएंगे, उसमें भी देखना सेम टॉपिक क्या होगा, लिखा रहेगा। तो 10 चीज़ के लिए 10 चीज़ याद करने का जरूरत। हाँ, इनकम का सोर्स अलग अलग हो सकता है। रिसीव जो है हॉस्पिटल में हम थोड़ी बोलेंगे कि स्टूडेंट से फीस रिसीव हो रहा है ना। हाँ, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, किसमें, इवन हॉस्पिटल में भी, है ना। ग्रांट्स एंड डोनेशन लिख सकते हैं, किसके में, हॉस्पिटल में भी, है ना। अब होटल में थोड़ी लिखोगे गवर्नमेंट डोनेशन देता है तुमको, है ना, समझ में क्या बोले। तो उसको तुमको उस हिसाब से सजाना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट अगर तुम हॉस्पिटल देखो तो हॉस्पिटल को कहाँ से पैसा मिलता होगा, पेशेंट से। अच्छा, पेशेंट में भी 2 टाइप का होता है, एक हॉस्पिटलाइज होता है हॉस्पिटल के अंदर में, और कुछ आउटडोर खुला रहता है ना। वहाँ से डॉक्टर को, अच्छा पेमेंट करेंगे तो टीचर थोड़ी होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो डॉक्टर को देंगे, स्टाफ्स को देंगे, नर्स को देंगे। तो वहाँ से बस तुमको खाली वर्ड क्या कर देना है, चेंज कर देना है, लिखना वही है। समझ में क्या बोले, कुछ भी पूछे, है ना, हॉस्पिटल पूछेगा तो वही, और उसका तो राम कहानी लिखने तुम लोग को आता ही है। अच्छा, लाइबिलिटी, वेरीफाई द कॉर्पस एंड कैपिटल फंड ऑफ स्पेशल एंटेंसेस एनी इंक्रीज और इन द सेम फॉर द कंपेयर टू द दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल फंड लगा हुआ था, जो मैनेजमेंट का जो डायरेक्टर लोग हैं या फिर ऑनर लोग जो हैं, वो लोग पैसा जो लगाए थे उसमें कोई इंक्रीमेंट किया है क्या, कोई फर्दर कैपिटल लगाया है क्या, कि कोई परमानेंट निकाल लिया है क्या, कुछ चेंजेस आया है क्या कैपिटल वगैरह में, तो वो सब हमको चेक करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, चेक दैट एनी डिपॉजिट पेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन एडमिशन, कोई भी डिपॉजिट जो कि किया गया था किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना, और वो रिफंडेबल है, तो हमको एज अ लाइबिलिटी शो करना पड़ेगा, है ना। ये सब ऑडिट था किसका, स्कूल का। हम क्या बोले, ये पूरा चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बस स्टूडेंट के जगह पे पेशेंट लिख देना। क्या लिख दोगे कि एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड बाय द पेशेंट, है ना, फॉर एडमिशन और रिफंडेबल इज सोन एज अ लाइबिलिटी और नॉट, और ट्रांसफर टू पीएल। समझ में क्या बोले। हाँ हाँ, चल जाओ, घर चल जाओ। ये किसका था, स्कूल था, है ना। अब किसका बात कर रहे हैं हम लोग, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल कैन बी रन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और ट्रस्ट, इवन एज अ कंपनी। हॉस्पिटल को कैसे भी रन किया जा सकता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर रन कर सकता है, चाहे पार्टनरशिप कर सकता है, चाहे ट्रस्ट कर सकता है, चाहे कंपनी कर सकता है। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए तो कोई एग्रीमेंट का कोई बात नहीं है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चेक करेंगे, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चेक करेंगे, कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करेंगे, है ना। डिपेंड करता है कि क्या, ऑडिटर शुड असर्टेन द लीगल स्टेटस ऑफ द एंड स्टडी द एप्लीकेबल स्टेटस स्टैट्यू इफ एनी, अगर कुछ उस पर एप्लीकेबल है कानूनी रूप से, है ना, वो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है ना, वो सब हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर क्या बोला है, एग्जामिन द ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप डीड और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर द स्टेटस ऑफ हॉस्पिटल। हम बोले ना कि अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चेक करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चेक करेंगे, कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ। अच्छा, अदर पॉइंट आर सेम एज प्रीवियस टॉपिक, और अदर पॉइंट प्रीवियस टॉपिक वाला ही उठा के छाप देना। क्या कर देना, छाप देना। फिर क्या बोला है, रिसिप्ट। रिसिप्ट कहाँ से होगा, है ना, कुछ बिल जो बने बिलिंग जो हो रहा है उसका कुछ बिल का कैलकुलेशन देख लोगे कि ऐसा तो नहीं है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रहा है, कुछ बिल में अगर सही कैलकुलेशन है तो बाकी सब बिल में कैलकुलेशन सही होगा। अगर बिल चेक कर रहे हैं, 100 बिल चेक किए, है ना, लाखों बिल हुआ है, उसमें से 100 बिल चेक किए और उसमें से देख रहे हो कि 50 बिल गलती हो रहा है, तो तुम्हारा डाउट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, कि हो सकता है कि एरर होगा, मैथमेटिकल एरर होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कुछ बिल और उस बिल के हिसाब से ही हम लोग क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। चेक कॉपीज ऑफ बिल इशूड टू द पेशेंट्स, रेफरेंस टू द रजिस्टर ऑफ द पेशेंट्स, इंश्योर द ऑल द पेशेंट्स हैव बीन बिल्ड प्रॉपर्ली। हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि सारा जो पेशेंट आ रहा है ऐसा तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तुम लोग होटल का कहानी सुना होगा कि नहीं, एक बंदा था बनारस के एक होटल में रुका, 2 लाख का बिल किया और भाग गया। मैंने खाया पिया मस्त 2 दिन रहा पेमेंट देने से पहले धा, है ना, तो पेमेंट दिया ही नहीं है, 2 लाख का बिल। अब या तो जानबूझ के नहीं दिया होगा या फिर गलती से छूट गया होगा। चेक इंटरनल एंड ऑथराइजेशन ऑफ बिल रेट एंड कंसेशन रेट।
हमको ये चेक करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या चेक करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एक ही आदमी के हाथ में दे दिया गया है। अगर अलग अलग आदमी के हाथों में है तो इंटरनल कंट्रोल मजबूत माना जाता है। अगर एक ही आदमी के हाथ में है तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो कमज़ोर है। कंट्रोल कमज़ोर होने की वजह से ऑडिटर का एफर्ट जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। चेक कैश कलेक्टेड सोन इन द कैश बुक विथ डुप्लीकेट कॉपीज़, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो पेशेंट के पास चला जाएगा, हम लोग का जो रहेगा वो कौन सा कॉपी रहेगा, डुप्लीकेट कॉपी रहेगा। चलेगा यहाँ तक। ये रिसीव हुआ फ्रॉम ग्रांट्स, वही वाला क्या कर लोगे, लिख लोगे। WR मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या बोले, वही वाला छाप लोगे। जो भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है वो सब क्या करेंगे, एकदम एक वो याद करोगे, सब याद हो गया। अब पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट क्या क्या चीज़ में हो सकता है, वेरियस एक्सपेंसेस है ना, जैसे क्या क्या दिया हुआ है, इंश्योर ऑथराइजेशन ऑफ वेरियस पेमेंट्स स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर होने से पहले ऑथराइज होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक कंपनी का ही कुछ खर्चा होने जा रहा है तो कोई भी खर्चा कर देगा नहीं, जब तक कंपनी का उस पर सील नहीं रहेगा, माने सील मतलब स्टैंप नहीं रहेगा, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका सिग्नेचर नहीं रहेगा तो कोई भी पेमेंट अप्रूव्ड नहीं माना जाएगा। कंपेयर द वेरियस आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में ये एक्सपेंडिचर कितना था, इस साल में एक्सपेंडिचर कितना है। एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है तो क्या रीज़न है कि पेशेंट्स बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, कि कैसे खर्चा को बचाया गया, वो सब चेक करना पड़ेगा। किसके कंपेयर में, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। चलेगा। चेक फ्यू कैलकुलेशन विद रिगार्ड टू स्टाफ सैलरी। स्टाफ को जो सैलरी मिल रहा है उसका कुछ कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेंगे कि सैलरी का पेमेंट करने का स्ट्रक्चर क्या है, पीएफ कैसे दिया जा रहा है, ईएसआई कितना काट रहे हैं, पैसा काट रहे हैं तो वो सही जगह पे जमा हो रहा है या फिर नहीं। स्पेशल अटेंशन टू गिव टू द परचेज ऑफ हाई वैल्यू मेडिसिन। जो हाई वैल्यू मेडिसिन है उसमें घपला होने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इन दैट केस ऐसा तो नहीं है कि कोई रिलेटिव से जानबूझ के सामान खरीद रहे हैं और महंगा में खरीद रहे हैं ताकि उस रिलेटिव को उससे क्या हो, बेनिफिट मिले। हम लोग को मैंने एज ए स्कूल को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, क्या हो जाए, स्कूल बोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स को लॉस बियर करना पड़े। तो जनरली जो मैनेजमेंट में होता है ना, या फिर जो लोअर मैनेजमेंट में है जिसको ये अथॉरिटी दिया गया कि आप मेडिसिन खरीद के ले आइए, तो वो तो ऐसा दुकानदार से डील कर रखेगा जो कि उसको क्या दे, कमीशन दे, है ना। तो वो सब तो कमीशन क्या अपने पॉकेट से देगा, ऑब्वियसली मेडिसिन का प्राइस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, तुम देखोगे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं वो लोग ऐसा ना दवा लिखेंगे कि उनके बगल वाले दुकान में ही दवा मिलेगा वो, है ना, और कहीं भी तुम खोज लो वो दवा अवेलेबल ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वो साठगांठ है किसके बीच में, डॉक्टर और, अच्छा दो टाइप के डॉक्टर होते हैं, एक जो फीस ज़्यादा लेते हैं और दूसरा जो फीस कम लेते हैं। दूसरा जो फीस कम लेता है उसका जो दवा होगा वो महंगा होगा, है ना। जो फीस ज़्यादा लेता है उसका रिलेटिवली कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो कम होता है, क्योंकि वो तो इधर से कमा ही लिया, वो उधर से कमाने के बारे में सोच नहीं रहा है। और जो इधर से नहीं कमाया है वो कमीशन के चक्कर में पड़ा हुआ है कि भैया कमीशन हमको अच्छे से मिल जाना चाहिए। चलेगा यहाँ तक। अच्छा, टैक्सेशन देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल पे जो भी टैक्सेशन लगता है ना, एग्जामिन द कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस। चेक वेदर द हॉस्पिटल इज एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स एग्जम्पशन और नॉट। हमको ये भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल है ना, नेक काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ एक्सेप्शन मिल जाए ऐसी में वगैरह वगैरह में, तो वो सब हमको चेक कर लेना पड़ेगा। किसका, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे देखो एक साथ मिला के दे दिया है। अच्छा ठीक, कभी जो भी उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा वो हम लोग देख लेंगे कि क्या कौन सा स्टेटस में आता है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वो चेक करेंगे। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होटल का कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया नहीं जा सकता है, कहाँ पे ड्रिंक किया जा सकता है, कहाँ पे ड्रिंक नहीं किया। होटल वगैरह में तो ऐसे यूजली होता है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी मीटिंग होगा उसका क्या क्या मिनट्स था, साल भर में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, वो सब मिलता है किसके अंदर में, मिनट्स के अंदर में। जैसे कोई एक कार खरीदना था या फिर ट्रैवलर गाड़ी खरीदना था, तो वो तो डिसीजन लिया गया होगा कहाँ पे, मीटिंग के अंदर में, जो कि मेंशन होगा किसके अंदर में, मिनट्स के अंदर में। तो ये सब डिसीजन हम लोग क्या करेंगे, वहां से पढ़ लेंगे। अब रिसीव देखा जाए तो मेन रिसीव कहाँ से होगा, रूम रेंट से, है ना, या फिर सेल से।
कुछ लोग होते होंगे सिर्फ होटल में रहने आते होंगे, और वो कुछ लोग होते हैं कि होटल में रहने और खाने दोनों ही आते हैं, है ना। तो प्रॉपर बिलिंग हो रहा है या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स स्टडी द डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। डेली कितना होटल खाली था, कितना रूम भाड़ा पे था, कितना रूम खाली था, ये सब चेक करना। चेक वेदर देयर बिल सेफ हैज रेज्ड फॉर पार्टीज लिस्टेड एज ए गेस्ट रजिस्टर इन केस इट इज नॉट ऑब्टेन स्पेलिंग गलती लिखा है, रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, मैंने चेक करना पड़ेगा कि आखिर मिसमैच क्यों हो रहा है। जैसे कैशबुक और पासबुक में मिसमैच हो जाता है तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, वैसे ही अगर दोनों में गेस्ट रजिस्टर्ड और बिलिंग में मिसमैच हो रहा है तो उसका रिकॉन्साइल करने का कोशिश किया जाएगा। फेमा फॉरेन करेंसी अगर है, कोई होटल वगैरह है तो उसमें जनरली क्या होता है कि कोई कुछ गेस्ट ऐसे भी आते हैं जो कि फॉरेन में पैसा क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। तो फेमा को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो भी हो। रेस्टोरेंट इनकम, होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट भी है तो वहाँ से साइड इनकम आता होगा, लोग वहाँ पे जाके बैठ के खाना खाने जाते होंगे, उसका बिलिंग अलग होता होगा। तो प्रॉपर बिलिंग होता है कि नहीं, कुछ बिल को चेक करेंगे कि उसका करेक्टनेस है कि नहीं, जीएसटी सही से चार्ज किया जा रहा है, नहीं टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है या फिर नहीं। अदर इनकम, होटल प्रोवाइड्स अ बैंक्वेट हॉल, कभी कभी बैंक्वेट हॉल भी प्रोवाइड करता है, कौन, उसके लिए अलग से रेंट रिसीव होता होगा, है ना। फिर इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ बिलिंग, वही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देख लिया जाएगा, किसका, बैंक्वेट हॉल का। फिर पेमेंट किस लिए किया जाएगा, बहुत सारा आइटम खरीदा जाता है होटल में, है ना, फूड, ब्रिवरेज, लिलेन, क्रोकरी, ये सब के लिए पेमेंट चेक करेंगे। फिर क्या चेक करेंगे, स्टाफ को जो सैलरी वगैरह पेड हो रहा है, बोनस वगैरह पेड हो रहा है, वो सब चेक करेंगे। टैक्सेस वगैरह टाइमली पेड कर रहे हैं कि नहीं, सारा प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कमीशंस वगैरह, जैसे मानो कि होटल वगैरह में क्या होता है कि आप भैया कस्टमर पकड़ के ले आइए, हम आपको 30% देंगे। दीघा वगैरह में जाओगे ना तो क्या होगा कि तुम स्टेशन से उतरोगे और टोटो में बैठ गए और तुम बोलोगे कि भैया हमको एक अच्छा होटल दिखाइए, वो सीधे ले जाएगा वही एक अच्छा होटल उसके नज़र में है ना, वहीं पे जहाँ पे उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। वो पूछ लेगा कैसा होटल चाहिए, है ना, आपका रेंज क्या है, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000। अब वो देखेगा कि कस्टमर्स किस लायक है ना। 5 स्टार होटल वाला में रहेगा तो 5 स्टार वाला जैसे जगह पे ले जाएगा, तो वो लोग को कमीशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कमीशन है, किसको, होटल। तो वो सब का पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। एक्सपेंसेस मतलब कि सपोज करो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोल सकते हो, है ना, जिम वगैरह खोल देना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिकुलम कर देना, इंश्योर वेदर द रूम एडिशंस, ये सब जो है कैपिटल नेचर का है। किस नेचर का है, तो प्रॉपरली अकाउंटिंग हुआ है या फिर नहीं, प्रॉपरली कैपिटलाइज किया गया है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रूम बढ़ाए हैं और उसको एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिए, है ना। तो हमको उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाइफिकेट करना पड़ेगा। एसेट्स में 3 टाइप के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, स्टॉक और कैश एंड फॉरेन करेंसी, ये सब चेक करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स बोला है एज यूजुअल चेक कर लेंगे। स्टॉक, फिजिकल स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा। देखो हॉस्पिटल वगैरह में तो फिजिकल स्टॉक कम है, स्कूल में फिजिकल स्टॉक बोल के कुछ होता नहीं है, चौक थोड़ी ना काउंटिंग किया जाएगा कितना चौक है ना। लेकिन होटल वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा महंगा महंगा वाइन बोतल वगैरह रखा रहता है, तो उन सब का स्टॉक का क्या होगा, कैलकुलेशन होगा कि एक पर्टिकुलर डेट पे एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है, वो सब क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। कैश कितना है एक पर्टिकुलर डेट पे, ये सब हाउसिंग का काम है। किसका काम है, हाउसिंग का, चलेगा। लाइबिलिटीज में लोन एंड अदर लाइबिलिटीज जैसे होता है वैसे ही चेक करेंगे। समझ में आया क्या बोले, याद एक ही जगह से करना है, सब जगह लिख देना है, क्लियर। ये था 3 हम बता दिए, कौन कौन, स्कूल, हॉस्पिटल और होटल। इसी में से बार बार आता है, अगर पिछली बार हॉस्पिटल आ गया होगा तो इस बार स्कूल आएगा, पिछली बार स्कूल आ गया था तो इस बार हॉस्पिटल या होटल आएगा, है ना। यही 3 में से हम, मेरा यही लगता है मेरे को। कोई भी आएगा तो बस उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम देख लेना कि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगा, और उसके बाद तो बाकी का चीज तो पेमेंट में सैलरी, स्टाफ को सैलरी देना ही पड़ेगा, है ना। और एसेट्स में वही सब एसेट्स का चेक कर लेंगे, लाइब्रेरी में वही सब लाइब्रेरी को क्या कर लेंगे, 15 मार्क्स का नहीं दिखेगा,
तो ये वाला नहीं पड़ेगा, हो सकता है। नहीं नहीं रहेगा तो गोटा एक ही रहेगा, है ना। ये देखो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग बोला जाता है इसको। जितना बड़ा बड़ा घोटाला फाइंड आउट करके देखता है वो सब करता है कैग। कौन करता है? कैग इज अ टाइप ऑफ सीबीआई। एक बार के लिए समझ लो, क्या है? सीबीआई है। किसके लिए? कंपनीज के लिए, है ना। जब ऑडिटिंग करने चला जाता है ना कहीं पे, तो उस कंपनी का थर थर कांपने लगता है लोग। ऑडिटर बोला गया है, कल परसों ही रील देख रहे थे कि एक ऑडिटर जब अपने ऑफिस में है, उसको स्टाइपेंड क्या मिल रहा है? 5,000। जो एक आर्टिकलशिप में है, इंटर पास किया है। क्या पास किया है? इंटर पास किया है। वो आर्टिकलशिप कर रहा है। आर्टिकलशिप मैंने ट्रेनिंग पीरियड कर रहा है, तो ट्रेनिंग पीरियड में उसको मिलता है 5,000 रुपया। कितना मिलता है? 5,000 रुपया। लेकिन अगर ये क्लाइंट के ऑफिस में चल जाता है ना, तो उसका वैल्यू अलग लेवल का हो जाता है। उसका जो सीनियर अकाउंटेंट है, जिसको 50,000 रुपया सैलरी पे रखा गया है, वो जी हजूरी करता है। किसका? उस इंटरनल ऑडिटर का। मैंने जो ऑडिट करने आया है, जो 5,000 रुपये पे स्टाइपेंड पे है, वो वहाँ पे इतना फुटानी झाड़ता है कि मेरे को बिरयानी खाना है लंच में और कुछ नहीं खाएंगे वगैरह वगैरह। उसका फुटानी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एज अ ऑडिटर है वो कुछ भी मिस्टेक तुम्हारा फाइंड आउट कर सकता है। कुछ भी जनरली क्या होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो सब अंदर अंदर खोखला है ना। अंदर अंदर उसका मैनेजमेंट खा पी के बैठा हुआ है ना। बस पकड़ाना नहीं चाहिए, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग होता है, ये लोग जो है, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, उन लोग का ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में होता है ना। स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी का, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, है ना, सबका ऑडिट, या यूनियन स्टेट का कुछ भी ऐसा जगह, जैसे स्कूल वगैरह, सरकारी स्कूल वगैरह, हर एक 2-2 साल पे, 3-3 साल पे हर एक स्कूल में क्या होता है? ऑडिट आता है। और ऑडिट आता है तो हर एक चीज़ को वो चेक करता है कि भैया स्टूडेंट आपका स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि खाली पैसा देखेगा, पैसा आ रहा है कि नहीं जा रहा है। वो देखेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्यों धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, क्यों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, है ना। अगर एडमिशन हो रहा है तो किस बेसिस पे एडमिशन किया जा रहा है, लॉटरी सिस्टम हो रहा है कि कैसे हो रहा है। एक वो लोग ना पूरा एक सीक्वेंस लेके आता है कि भैया ये क्वेश्चन हमको पूछना है। किससे? जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उससे ये चीज करना है। वो लोग डिजाइन करता है किसको? ऑडिट को। किसको? जो भी हो। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन कैग, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंट। कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किसको? कैग को। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, है ना। रिमूवल मतलब निकाल कौन सकता है? किसको? कैग के ऑफिसर्स को निकाल कौन सकता है, या फिर कैसे उसको रिमूव या रेजिग्नेशन का क्या रूल्स एंड प्रावधान है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उसको निकाला एक ही तरीका से जा सकता है, अगर वो मिसबिहेव करे या फिर वो उसके कैपेसिटी में नहीं रहेगा तब। पागल हो गया, मेंटली क्या हो गया? पागल हो गया। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? उसको निकाल सकते हैं। पागल हो गया, है ना, डेथ हो गया या कैजुअलिटी हो गया, इसके वजह से उसको क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। उधर मेरा क्लास ले रहे हैं, हम फोन करें थोड़ा देर में आपको। हाँ, कहाँ थे हम लोग? मोरेवर ही कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली व्हेन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर किसी जगह से उसको रिमूव करना है तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सोचो उसका पावर कितना है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, दोनों पार्लियामेंट में, है ना, डिसाइडेड टू डू सो। उसको निकालने का कोशिश किया जा रहा है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा और लोकसभा के द्वारा। मेजोरिटी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, जो मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट है उसका 2/3 मेजोरिटी वो एग्री हो कि इसको निकाल देना चाहिए। एंड वोटिंग, जो वोट देगा वो उन लोगों में से कितना? 2/3 उसके अनफेवर में होना चाहिए, तभी उसका रेजिग्नेशन होगा, अदरवाइज उसको निकाला नहीं जा सकता है। जो कैग होता है वो रिजाइन दे सकता है अपने रेजिग्नेशन के साथ, है ना। किसको देके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर से बोलते हैं, कैसे निकाला जा सकता है? अगर वो मिसबिहेव करेगा तो। अगर निकालना भी है तो हमको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह क्या लेना पड़ेगा? 2/3 वोट से उसको निकाला जा सकता है। या फिर अगर रेजिग्नेशन भी देना है उसको, किसको?
कैग के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, उसको अगर रेजिग्नेशन भी देना है तो प्रेसिडेंट को संबोधित करेगा कि भैया हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। अगर सैलरी बात किया जाए तो उसका सैलरी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का सैलरी होता है। किसके जज का? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का। ही शैल बी पेड द सैलरी इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना सैलरी मिलता है उतना ही कैग के प्रेसिडेंट को भी क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। द पार्लियामेंट इज competent to make law to determine the salary and other conditions of service। टाइप ऑफ हम बोले ना सीबीआई है, वो क्या है? सीबीआई है। किसके लिए? अच्छा, टर्म्स कितना दिन तक वो एक उस प्रेसिडेंट की कुर्सी को रख सकता है। ही शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 6 years अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। सपोज को उसका अपॉइंटमेंट हुआ 55 साल पे। कितना साल पे? 55 साल पे। तो 6 साल 61 साल में क्या हो जाएगा? रिटायर होगा। अगर अपॉइंटमेंट हुआ 62 साल पे, 62 ईयर्स पे, किस पे? 62। उस केस में 62 से 65 में 3 साल में क्या हो जाएगा? रिटायर। मैक्सिमम 6 साल, मैक्सिमम 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए उससे। पढ़े थे हम लोग बचपन में, क्लास 12 में पढ़े थे हम लोग वो वाला, जैसे वो था ना, क्या था, कंज्यूमर एक्ट वाला, है ना। कंज्यूमर एक्ट में जो मेंबर होते थे किसके? जो कंज्यूमर फोरम के, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, स्टेट फोरम होता था, सेंट्रल फोरम होता था, भूल गया तुम लोग? ठीक है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये सब क्वेश्चन आ सकता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ही शैल बी कंपाइल द अकाउंट ऑफ यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सबमिट दोज अकाउंट टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पेक्टिवली। इन लोग का काम क्या होता है? इन लोग का काम होता है यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या करना? अकाउंट मेंटेन करना और उसको सबमिट करना। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। टू ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, क्या करना? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को चेक करना, ऑडिट करना। ही शैल ऑडिट ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी बॉडी विच हैज बीन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। कोई भी चीज जिसको फाइनेंस किया जा रहा है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका ये क्या करेगा? रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर चेक कर सकता है। फिर क्या बोला है? इसका कुछ कंडीशन है। अ बॉडी ऑफ अथॉरिटी शैल बी ट्रीटेड एज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड इफ द अमाउंट ऑफ ग्रांट्स और लोन इन 1 year इज ग्रेटर देन, अगर 25 लाख से ज्यादा लोन लिया है तो वो ऑडिट कर सकता है, या फिर 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी, उस आदमी का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा खर्चा का 75% अगर खुद गवर्नमेंट क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। कौन पेड कर रहा है? गवर्नमेंट पेड कर रहा है। तो उसके पास ऑथोरिटी है। किसके पास? कैग के पास ऑथोरिटी है उसको क्या करने का? ऑडिट करने का। ये बस इतना ही पढ़ना है। ये सिर्फ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान के रखना है। एक क्वेश्चन इसमें से कभी कभी पूछता है। क्या करता है? पूछता है। ये दूसरा टॉपिक है। ये इसमें से ना 2 क्वेश्चन आता है तुम्हारा, है ना, शॉर्ट नोट्स में, पक्का है ना। 7-8 पॉइंट दे दिए। स्टेट कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट है, जैसे स्टेटरी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, इंट्रीम ऑडिट है, बैलेंस शीट ऑडिट है, आते हैं पावर ऑफ कंट्रोल। देखो थोड़ा सा पेज ना इधर उधर हो गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का यहाँ पे पावर दिया हुआ है ना, कि क्या क्या वो कर सकता है। बोला ही कैन इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ये, रुक जाओ, यहाँ से शायद हो गया। ये रहा बैलेंस शीट ऑडिट। कौन सा ऑडिट? और भी ऑडिट है, देखते हैं, दिखाते हैं। कॉन्क्रीट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तुम लोग को बता देने का कौन कौन सा ऑडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें तो सब वो लिख दिया है, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहे हैं। अभी फिलहाल हम कुछ ऑडिट पढ़ा रहे हैं तुमको, फिर देखा जाएगा तुमको। 2 मिनट मेरे को यहाँ से आओ। हाँ, टाइप ऑफ ऑडिट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप ऑफ ऑडिट। बहुत सारा अदर ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल, स्टेटरी ऑडिट। स्टेटरी ऑडिट क्या होता है? कुछ ऑडिट कंपलसरी होता है ना, जिसको करवाना ही पड़ेगा आपको, आप भाग नहीं सकते हो। जितने भी कंपनीज है उन लोग को ऑडिट कराना ही पड़ेगा। जितने भी बैंकिंग कंपनी है उन लोग को ऑडिट कराना ही पड़ेगा। हम लोग को ऑडिट कराना कोई कंपलसरी नहीं है। हम लोग को स्टेटरी ऑडिट कराना कोई कंपलसरी
नहीं है। लेकिन जितने भी बैंकिंग कंपनी है, एसबीआई हुआ, यूबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी, क्योंकि ये आम जनता का पैसा रिसीव करके रखता है लोग, तो इसलिए ऑडिट कराना इन लोग के लिए क्या है, कंपलसरी है। उसी को बोला जाता है स्टेटरी ऑडिट, है ना। स्टेटरी ऑडिट में जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट करता है कौन, कैग। कौन अपॉइंट करता है, कैग में कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। नॉर्मल ऑडिटर ही होता है ना। उन लोगों को बस लेटर दे देता है कि आपको इस कंपनी का या इस बैंक का क्या करना है, ऑडिट करने जाना है। हम बताए थे ना एक बार कि हम लोग को एक बार ऑडिट दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा का रांची में, है ना। तो रांची में हम लोग ऑडिट करने गए थे, 3 दिन का ऑडिट था, है ना, स्टेटरी ऑडिट था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का। करीब करीब उसके लिए उसको 1,60,000 रुपये मिला था। कितना मिला था, 1,60,000। ऑडिट करने का कुछ करने नहीं दिया वहाँ का बैंक मैनेजर, है ना। मैंने गए एकदम सुबह 10 बजे उतरे हैं, वो गाड़ी लेके खड़ा है, लिया, फिर होटल लेके गया। पहले होटल में खिलाया पिलाया, पेट भर दिया, पेट भर के फिर अपना बैंक ले गया। बैंक में 2 बजे पहुंचे, जब लंच हुआ है तो कोई काम कर नहीं रहा है ना, तो हम लोग को फिर लंच कराया वहीं पे, है ना, नाश्ता वगैरह। तो मेरा जो सीए था वो नहीं कर रहा था, हम खाए जा रहे हैं। उस टाइम बचपना था, 2012-13 का बात है। फिर गए, खाली कैश चेक किए, लॉकर खोल के कैश चेक किए कि बैंक में कैश कितना अवेलेबल है। देखने के बाद फिर शाम को फिर एक होटल में ले गया, है ना, वहाँ पे फिर खिलाया पिलाया। फिर शाम को फिर अपने होटल में गए, आराम किए। अगले दिन लेके वो राइस मिल में लेके गया, है ना। मेरा जो एम्प्लॉयर था वो भी वैसे ही था, बोला ठीक है 2 बार राइस पैक कर दो, है ना। वो वहाँ से चावल लेके क्या किया, लेके आया। प्रोसेस था उसमें, राइस मिल को एक्चुअली उस मिल में क्यों ले गया, उस मिल को जो है बैंक लोन दे के रखा था, है ना, बहुत बड़ा लोन दे के रखा था। तो दिखाने गया कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो दिखा रहा था कि कैसे प्रोसेस होता है। बड़ा चावल एक जगह हो जाता है, छोटा चावल एक जगह हो जाता है, उससे छोटा चावल एक जगह होता है, अपने आप क्या हो जाता है, बाइफिकेशन हो जाता है। पूरा प्रोसेस देखा, उसका देख के बोला कि 2 बोरा चावल क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा वगैरह वगैरह। तो पैसा भी बहुत मिला। एक दिन बाद जब खत्म होने वाला था तो बोला किशन तुम खाली स्टाम्प मारते जाओ, हम सिग्नेचर करते जाएंगे, है ना। जो सीए फॉर्म का स्टाम्प था वो खाली स्टाम्प मारा, सिग्नेचर किए, स्टाम्प मारा, सिग्नेचर। की हो बे, बूढ़ा हो गया था मेरा एम्प्लॉयर, की हो बे हमार सर्टिफिकेट छिने आर की जाच्छे हमार, मतलब मरने वाला है बूढ़ा। बोला कि और कहाँ जा रहा है मेरा, मरेंगे तो मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली साइन करो। 1.5 लाख रुपये ले लिया झुट्टो को। जो भी हो, क्या बोला है, व्हेन द ऑडिट इज मेड कंपल्सरी बाय लॉ, जब लॉ के द्वारा कंपल्सरी हो जाए ऑडिट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। फॉर एग्जांपल कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, इन सब का ऑडिट क्या है, कंपल्सरी है। क्या है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड एज पर द गवर्निंग स्टेट, है ना, माने स्टेटस, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कंपल्सरी है तो करना। इट कैन कंडक्टेड ओनली बाय द प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई भी कर नहीं सकता है। कौन कर सकता है, क्वालिफाइड सीए, सीए में नहीं, खाली सीए, है ना। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, स्कोप एंड ऑडिट इज डिटरमाइनिंग एज पर लॉ। स्कोप कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय क्लाइंट, है ना। क्लाइंट कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि ये करो, ये नहीं मत करो, ऐसे कुछ तुम बोल नहीं सकता। चुपचाप जो मांग रहे हैं चुपचाप देते जाओ, नहीं तो नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। ये पावर है किसका, ऑडिटर का। ऑडिटर मतलब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज किसके द्वारा किया जाता है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बाध्य होता है कि करना ही पड़ेगा। कोई भी कंपनी बिना ऑडिट कराए रह नहीं सकती। अगर बिना ऑडिट के है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं है, तो उसके लिए फाइन है, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। डायरेक्टर को निकाला जा सकता है, डायरेक्टर को चलेगा। ये क्या पढ़े हम लोग, स्टैट्यूटरी ऑडिट। फिर आता है टैक्स ऑडिट, है ना। टैक्स ऑडिट क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ टैक्स देखा जाता है ना। जनरली ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, माने इनकम टैक्स द्वारा क्या किया जाता है, बोला जाता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस कंपनी का टैक्स ऑडिट करके आइए कि वो प्रॉपर्ली टैक्स पेड कर रहा है कि नहीं, सारा प्रोविजंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट। आप पढ़ते हैं, इट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसके हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट। इट कंडक्टेड टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट एंड कंप्लायंसेस ऑफ टैक्स लॉ। टैक्स का जो भी कानून है उसको फॉलो अप हो रहा है या फिर नहीं, ये काम है। इट कैन बी कंडक्टेड बाय ओनली बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। टैक्स ऑडिट भी कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं कर सकता। कौन करेगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। 10 स्पेशल ऑडिट गवर्न्ड बाय स्टैट्यूट,
रिपोर्ट इज गिवन टू द टैक्स ऑथोरिटी। किसको देना है ये रिपोर्ट? टैक्स ऑथोरिटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। किसको? देयर इज ए स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ना एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, उसके अंदर में सब कुछ क्या करना पड़ेगा तुमको, फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। किसको? टैक्स ऑथोरिटी को। ये है क्या? इसका शॉर्ट नोट्स आएगा। क्या आएगा? शॉर्ट नोट्स आएगा, है ना। कोई भी 3 आता है और उसमें से 2 लिखना पड़ता है। कितना आता है? 3 आता है। हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा वाला है तभी पढ़ा रहे हैं, है ना। आलतू फालतू वाला पढ़ा भी नहीं रहे। हम जो अपने आप बता देंगे कि ये आलतू फालतू, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से बोलते हैं, ये क्या है? देखो, इंट्रीम ऑडिट, ये थोड़ा सा ना सस्ता वाला ऑडिट है। सस्ता वाला ऑडिट इन द सेंस, सुन गई है। इंट्रीम ऑडिट क्या होता है? जैसे मानो ये जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है, बस उसके पास जो नॉलेज है वो मोर देन इनफ है, उसको इंट्रीम ऑडिट दिया जा सकता है। ये जनरली कराया जाता है कंपनीज के द्वारा, ताकि अपना इंटरनल कंट्रोल मजबूत रहे। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जैसे आदित्य बिरला, है ना। आदित्य बिरला क्या आपने सारे कंपनी में घूमता होगा? अनडाउटली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अपना एक इंट्रीम ऑडिट सेक्शन रखा है। वो लोग जाकर क्या करेगा? ऑडिट करेगा उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसका सारे ऑर्गेनाइजेशन का। किसका है? बिरला का, है ना। अब वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? आदित्य बिरला को, मतलब मैनेजमेंट को। किसको? मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी के लिए इंट्रीम ऑडिट कराया जाता है। जरूरी नहीं है कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करे। ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा? ऑब्वियसली है। छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या ही चेक करना है, मैनेजर ही जाके 2 वाली घूम लेगा तो पता चल जाएगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये पता कर पाना पॉसिबल नहीं। जैसे रतन टाटा, वो सब ऑर्गेनाइजेशन में घूम नहीं सकता है, तो वो क्या कराता होगा? इंट्रीम ऑडिट, है ना। देखो, इंट्रीम ऑडिट इट रेफर्स टू एन ऑडिट बिटवीन 2 एनुअल रिपोर्ट्स। ये ऑडिट कब होता है? 2 एनुअल रिपोर्ट के बीच में। सपोज करो एनुअल रिपोर्ट कौन देता है? वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता है ना। इंट्रीम ऑडिट कब होता है? ताकि बीच में अगर कुछ भी घपला हो तो गलती जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके पास पहुंचने से पहले, हाँ, मैनेजमेंट के पास पहुंच जाए, ताकि मैनेजमेंट का इमेज जो है वो खराब ना हो, है ना। कंडक्टेड फॉर द इंट्रीम पर्पस, आंतरिक के लिए क्या किया जाता है? इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोवाइडिंग द इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड देने के लिए। कि कंपनी बीच में 3 महीना पे कोई ऑडिट होता है क्या? नहीं। लेकिन 3 महीना पे ऑडिट करने से क्या पता चलेगा कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, ताकि हम इंट्रीम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को क्या कर सके? दे सके ड्यूरिंग द ईयर। फिर इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एनी लॉ, कोई कानूनी रूप से इसका जरूरत नहीं है। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई कंपल्सन नहीं है। कौन सा? किसका? इंट्रीम ऑडिट का। जनरली इट इज कंडक्टेड बाय अ, देखो बोला नहीं है कि इट इज कंपल्सरी टू कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोला जनरली इट इज कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कराया जाता, क्योंकि वो लोग अच्छे से पता है कि करने के लिए काबिल लोग कौन है। बोला गया है कि सीए जो होता है ना, उसको बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किस फील्ड में? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के फील्ड में सबसे बेस्ट पर्सन अगर किसी को माना जाता है तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को। उससे अच्छा किसी के पास नॉलेज, एक्सपर्ट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ, हाँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इट रिजल्ट इन क्विक डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, अगर कुछ गलती होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। दस इट एक्ट एज अ गुड मोरल चेक ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि हमको पता भी चल जाए कि कोई अंदर चोरी उरी कर रहा है कि नहीं। Therefore it is early warning signal, it is not suitable for, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। किसके लिए सुटेबल है? जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। चलेगा, फिर से पढ़े। क्या क्या पढ़े अभी तक? 3 ऑडिट टाइप का ऑडिट पढ़े, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट और इंट्रीम ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या बोले? कंपलसरी है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। जनरली एप्लीकेबल होता है कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इन सब पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, कराना ही पड़ेगा। कौन करता है? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। इसका रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना होता है। फिर आता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का कंपल्सन सेक्शन याद रख लोगे, अच्छा रहेगा। सेक्शन 44AB, बस इतना लिखे ना, सेक्शन लिखे ना 44AB, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा है, टैक्स ऑडिट पढ़ा है। उसके बाद आगे का उतना पढ़े चाहे ना पढ़े,
5 मार्क्स का है तो तुमको 3-4 मार्क्स खाली ये सेक्शन है उसको दिखाई दे देना चाहिए, है ना। सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट चलेगा। इंटरिम ऑडिट कंपल्सरी नहीं है बट करा लेने से अच्छा रहता है। मोरल चेक हो जाता है एम्प्लॉयज का, अर्ली वार्निंग मिल जाता है कुछ गलती हुआ तो, है ना। और इंटरिम डिविडेंड देने में क्या होता है, सहायक होता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा नहीं होता है। फिर क्या था, बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ बैलेंस शीट के कुछ आइटम को चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। किसको, बैलेंस शीट के आइटम को। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज कितना है, एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं। फॉलोइंग एग्जाम फिक्स एसेट चेक करेगा, करंट एसेट चेक करेगा, बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस चेक करेगा, कैपिटल, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब क्या करना, चेक करेगा। कब, जब बैलेंस शीट ऑडिट होगा तब। पीएल आइटम डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर आल्सो चेक्ड। पीएल का कोई आइटम जो कि एसोसिएटेड है किससे, किसी एसेट्स या लाइबिलिटी से, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेक। लाइक हम किस बारे में बात कर रहे हैं अभी, जैसे इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम इंटरेस्ट को देख लेंगे पीएल में कि आया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट 12% डिवेंचर बोल दिया, लेकिन तुम लोग क्या करता है कि नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। हम लोग यही देखते हैं कि नहीं दिया है तभी तो लिखेंगे, दिया रहता तब तो ठीक ही है, नहीं दिया तो लिखना जरूरी है क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। तो अगर कोई आइटम पीएल का ऐसा कोई आइटम है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एसोसिएटेड है किससे, एसेट्स या लायबिलिटी है, उसको भी क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट, एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, ये सब वगैरह भी क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। प्रोविजन रिगार्डिंग द बैड डेट। बैलेंस शीट ऑडिट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और विच हैव efficient systems of internal control. No statutory requirement, कोई statutory requirement नहीं है। Normally it is conducted by a, देखो ये सब में नॉर्मली बोल रहा है, जनरली बोल रहा है, कंपल्सरी नहीं बोल रहा है। तो कंपल्सरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। तो बैलेंस शीट ऑडिट वगैरह कौन करता है, सीएमए वगैरह, सीएमए सीएस ये लोग से करवा लेता है लोग, है ना, क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड है क्या करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। या इवन बीकॉम पास लड़का भी बैलेंस शीट ऑडिट कर सकता है। क्लियर। However, due to limited scope, it provide a less assurance of to the auditor. चूंकि हमको ऑडिट सिर्फ बैलेंस शीट का चेक करना है तो हम क्लियरली बोल नहीं सकते हैं कि अंदर में सब कुछ सही है। हाँ, बैलेंस शीट जो चेक किए हम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सही है, चलेगा। आते हैं, ये क्या है, पावर ऑफ, उस टाइम में क्या पढ़े थे कि व्हाट आर द प्रोसीड्यूर ऑफ रिमूवल, कैसे रिमूव किया जा सकता है किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ। यहाँ पे क्या क्या पावर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि पूछ देगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं, बस अपना पावर दिखाएगा कि क्या क्या कर सकता है वो, है ना। ही कैन इंस्पेक्ट द एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। किसी का भी ऑफिस घुस के क्या कर सकता है, लात मार के तोड़ के चेक कर सकता है, कौन, है ना, कैग, कौन, कैग, है ना, उसके पास इतना अथॉरिटी है। ही मे रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट या एनी अकाउंट, एनी बुक्स, पेपर्स, कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसके पास ये पावर है। जो वहां का ऑथराइज पर्सन है उसको देना पड़ेगा, है ना। फिर ही कैन पुट सच क्वेश्चन एज ही मे कंसीडर नेसेसरी टू द पर्सन इन चार्ज। वो कुछ भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, राइज कर सकता है, जो भी हेड, जैसे हेड मास्टर है तो भैया ये पैसा लिए तो आप पैसा किए क्या, है ना, किए क्या तो आप लिए क्यों। जैसे 250 रुपये फीस होना चाहिए और सरकारी स्कूल जो है फीस जो है वो कहीं 1500 ले रहा है, 1700 ले रहा है ना। और उसी पैसा से जो है सरकारी स्कूल का टीचर जो है पिकनिक मनाने चल जा रहा है। क्लियर। पैसा लिया जा रहा है बच्चों से कि पार्ट टाइम टीचर रखा जाएगा और पार्ट टाइम टीचर को 3000 दिया जा रहा है और पेमेंट दिखाया जा रहा है 10,000 का। क्लियर। 7,000 रुपये हेडमास्टर खा रहा है, प्यून खा रहा है, स्टाफ खा रहा है। तो ये सब के बारे में क्वेश्चन अराइज कर सकता है कौन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किससे, जो भी प्रिंसिपल है उससे, कि भैया आप पैसा लिए तो क्या किए, या फिर ये फंड आपके पास आया कहां से, जो भी डोनेशन है प्रॉपर रिकॉर्डेड हो रहा है या फिर नहीं, है ना। ही कैन कॉल सच इंफॉर्मेशन एज ही मे बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट। जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए रिपोर्ट बनाने के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन पर्सन इंचार्ज को देना पड़ेगा, बाध्य है ना। हम बोले नहीं कि सरकारी
एम्प्लॉय जो है थर थर कांपता है जब कैग का ऑडिट आ जाता है। तो स्कूल में एक ही बार ऑडिट आएगा, पूरा काम उम ठप हो जाएगा। 2-4 दिन पहले से वो लोग क्या हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, डरे हालत खराब रहता है। अच्छा, एक आता है कॉन्क्रीट ऑडिट। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमको नहीं लगता है कि ये सब इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा, जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगा, कैग को भेजेगा नहीं, तब तक वो तो ऑडिट नहीं कर पाएगा किसी भी, अपने से जाकर किसी का भी कर सकता है, किसी गवर्नमेंट से। आ रहा है, चलेगा। हम तुम लोग को ये सारा पीडीएफ क्या करेंगे, भेज देंगे। वो तुम लोग को याद करना है, कुछ चीज टॉपिक जो समझा रहे हैं वो समझो। भागने के चक्कर में लग गया तुम लोग। ये पढ़ो, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। क्या है एविडेंस, मतलब समझ रहा है तुम लोग कि भैया सबूत, है ना। एविडेंस मीन्स audit evidence refers to the any informations obtained by the auditor so that he can draw and conclusions, express his opinion on the financial statement। कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा सबूत जिसके बदौलत एक ऑडिटर जो है वो काबिल हो पाया है, इस काबिल हो पाया है कि कुछ कंक्लूजन दे पाएगा किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेट। मेन पर्पस तो ऑडिटर का यही होता है, क्या करना, अपना ओपिनियन स्टेटमेंट देना किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, है ना। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्टेन किया गया है किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, ड्यूरिंग देयर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, टू ही कैन ड्रॉ एंड कंक्लूजन्स एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो उस कंक्लूजन पे क्या हो सके, पहुंच सके। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। The audit evidence must be sufficient and appropriate। अब बात आता है sufficient क्या होता है, appropriate क्या होता है। मानो कि sufficient means कि क्वांटम में, अगर हम मानो कि 2 लाख मेरा डेटर है ना, हम चेक किए 2 गो डेटर को, तो sufficient है क्या, उस 2 गो के डेटर के बेसिस पे 2 लाख का हम डिसीजन ले लेंगे, नहीं। हमको कम से कम जो है 200 आदमी का चेकिंग करना चाहिए, तब जाके हमको लगेगा कि हाँ हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, सफिशिएंसी। फिर एडुकेट, कुछ भी हम उठा कर चेक करेंगे नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि कुछ हाई वैल्यू डेटा को चेक करेंगे, कुछ लो वैल्यू डेटा को चेक करेंगे, है ना, कुछ मिडिल वैल्यू को चेक करेंगे, ताकि अब 10-10 रुपए का डेटा है उसको चेक कर रहे हैं, उसको चेक करके कोई फायदा है नहीं। हमको ऐसा लोगों को चेक करना पड़ेगा ताकि हमको एश्योरेंस हो जाए कि अंदर में जो है गड़बड़ी नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 2 लाख लोगों को चेक किया जाए, है ना। तो जो ऑडिट एविडेंस जुगाड़ा जाएगा वो बहुत सारे में से कुछ सैंपल लिया जाएगा, है ना। तो हम सैंपल जैसे तैसे भी नहीं लेंगे, सैंपल या तो रैंडम तरीका से उठा लेंगे, या फिर हम देख लेंगे कि कौन कौन डेटर जो है 10 लाख से ऊपर वाला है, 10 लाख से 20 लाख तक का जो डेटर है उसमें से कुछ सैंपल ले लेंगे, कुछ सैंपल 20 लाख से 50 लाख के बीच का सैंपल ले लेंगे, कुछ डेटर जो है 10,000 से 20,000 तक का सैंपल ले लेंगे, ताकि हम हर एक कैटेगरी के डेटर से क्या कर सके, मैच कर सके कि आखिर अंदर में सब चीज सही है कि नहीं। तो बोला है सफिशिएंट, ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, है ना। सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटम ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि क्वांटम मतलब कितना ज्यादा तुम ऑडिट एविडेंस, जितना ज्यादा ऑडिट एविडेंस होगा भरोसा उतना अच्छा होगा, जितना कम ऑडिट एविडेंस होगा भरोसा उतना ही कम होगा। एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि क्वालिटी जो लिए हैं वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठा के लेके चले आए हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। फैक्टर टू बी डिटरमाइन एंड सफिशिएंसी एंड, अब बात है कि क्या क्या फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट किसको बोला जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, समझ रहे हो, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, अंदर में जो सिनेरियो बनाया गया है, जो तरीका बनाया गया है पेमेंट करने का, पेमेंट रिसीव लेने का, वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है, तब हम मेरे पास कम ऑडिट क्या बोलते हैं सफिशिएंट एविडेंस या थोड़ा बहुत भी एविडेंस रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा लग रहा है कि गलती होने के चांसेस है, तो उस टाइम में हमको चेक ज्यादा करना पड़ेगा, सैंपलिंग ज्यादा करना पड़ेगा, हमको ऑडिट एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट,
अगर हमको ये लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है, तो हम जो एविडेंस है उसको बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा सबूत क्या करेंगे, जुगाड़ेंगे अप्रोप्रिएट होने का, है ना। द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स दैट इज एनी फ्रॉड एंड एरर डिडक्टेड बाय द ऑडिटर। अगर हम ऑडिट प्रोसीड्यूर कर रहे हैं और उस टाइम में कुछ गलती हमको मिल गया है ना, जो कि लग रहा है कि बहुत बड़ा घपला कर सकता है, तो हमको डाउट हो जाएगा, हमको और ज्यादा ऑडिट एविडेंस क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ना पड़ेगा, ताकि हम सही तरीके से क्या करें, कंक्लूजन पे पहुंच सके। फिर क्या होता है, मैटेरियलिटी ऑफ एन आइटम। एक आइटम है कैलकुलेटर और एक आइटम है बिल्डिंग। कैलकुलेटर को रिकॉर्ड करना भूल गया है, ठीक है 500 का चीज लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बिल्डिंग है नहीं रिकॉर्ड करके रखा है। बिल्डिंग हम बोलेंगे कहाँ है बिल्डिंग, बोले बनाएंगे यहाँ पे, है ना, अब पहले से बुक में रिकॉर्ड करके रखा है। तो कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर है कहीं रखा हो गया होगा, तो ठीक है छोड़ो 500 का चीज है कोई बात, 10 लाख का बिल्डिंग गायब है। तो वो जो आइटम है वो क्या है, मटेरियल है। मटेरियल मतलब कि कहीं ना कहीं चोरी होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आइटम मटेरियल है तो हमको ज्यादा एविडेंस क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ना पड़ेगा। अगर आइटम मटेरियल नहीं है तो लेस एविडेंस से भी काम हो जाएगा। समझ में क्या बोले, खाली बिल दिखा दिया कि देखिए कैलकुलेटर का बिल है, कहाँ रखा हुआ पता नहीं है, तो विश्वास कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, है ना। बिल्डिंग बना दिया, पूरा फॉर्मेट दिखा दिया कि देखिए ये मैप है, ये बिल्डिंग ऐसे बनाएंगे, बना तो एविडेंस ज्यादा जुगाड़ेंगे कि कम जुगाड़ेंगे, ज्यादा जुगाड़ेंगे, है ना। लाइक बिल्डिंग, हम बैठे हुए कलकत्ता बोले बिल्डिंग है हैदराबाद में है, कहाँ पे है, कौन को फोटो खींच के भेज दिया, है ना। तो कभी कोई ऑडिटर को वहां पे वेरीफाई करने जाना पड़ता है कि एक्चुअल में बिल्डिंग अवेलेबल है भी या नहीं। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कैसा अवेलेबल है। अब 2 टाइप का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकता है, एक जो मैनेजमेंट खुद बोला है कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है, एक जो बाहर से इन्फॉर्मेशन तुमको मिला है। किस इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा बिलीव करोगे, बाहर से। एक होता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरनल लोग तो बोलेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, इसके अंदर में कोई गलती नहीं, हम कोई बोले इंस्टीट्यूट खराब है ना। जब मेरा स्टूडेंट जो बाहर जाके पढ़ा है या फिर पढ़ के छोड़ दिया, वो लोग मेरा रिप्रेजेंटेशन देगा कि अच्छा है कि खराब है। तो किसके बातों पे बिलीव ज्यादा होगा तुम लोग को, बाहर एक्सटर्नल पे, किस पे, है ना। एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस सप्ताह ऑडिट किए थे, मैंने प्रीवियस सप्ताह बोला, प्रीवियस साल ऑडिट किए थे, तो सब कुछ अच्छा मिला था, है ना। जितना भी वेरिफिकेशन किए थे, जितना भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन था, सब कुछ सही था। तो इस बार उसका भरोसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि चलो ठीक है, कम एविडेंस है तो भी कोई बात नहीं है, अंदर में सब कुछ ठीक ही होगा। अगला बार बहुत गलती मिला था, तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है कि इस बार भी बहुत गलती होगा, तो एविडेंस ज्यादा जुगाड़ना पड़ेगा, है ना। ट्रेंड शो बाय द अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो ऊपर नीचे शो कर रहा है, कुछ रेशियो बोल रहा है कि सेल ज्यादा हुआ है, कुछ रेशियो बोल रहा है कि सेल्स घट गया है। तो हमको इस केस में हमको एविडेंस ज्यादा जुगाड़ना पड़ेगा, हमको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए या ओपिनियन देने के लिए। अब देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू सोर्स। आओ यहाँ पे, यहाँ पढ़ो ज्यादा अच्छे से, ड्राइंग जल्दी समझ में आता है ना। टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है अकॉर्डिंग टू नेचर, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, है ना। तो अगर विजुअल हम देखें कि गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, 10 लाख स्टॉक है ना, ये विजुअल हुआ, ठीक। ओरल बोला कि सुनिए 10 लाख नहीं है, वो 2 लाख जो है बाहर से कंसाइनमेंट आया है, वो कहीं और जाने वाला है, वो 2 लाख हम लोग का नहीं है। ये ओरल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मैनेजमेंट का, कि ऐसा कुछ है नहीं, 10 लाख का स्टॉक नहीं है, या फिर 12 लाख का स्टॉक है, हम लोग कहीं और रखे हैं सामान, है ना। तो वो हो गया ओरल। ओरल बोल रहा है 12 लाख है, ओरल कितना बोल रहा है 12 लाख। विजुअल दिखाई दे रहा है 10 लाख, विजुअल दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट बोल रहा है 11 लाख है। किस पे बिलीव करेंगे, डॉक्यूमेंट पे, है ना। तो विजुअल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बिलीव किस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट पे। किस पे बिलीव करेंगे, डॉक्यूमेंट। सब पे बिलीव करेंगे क्या, नहीं। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अभी तुम लोग से हम पूछे कि कितने, कहाँ तुमको इंटरनल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिला है और बाहरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिला है, तो किस पे बिलीव ज्यादा होगा, एक्सटर्नल पे रिलायबिलिटी ज्यादा होगा, इंटरनल पे रिलायबिलिटी कम होगा। वही सब यहाँ पे बोला हुआ है। आओ, विजुअल, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग स्टॉक टेकिंग कंडक्टेड बाय द क्लाइंट, है ना। क्लाइंट स्टॉक टेकिंग किया तो जितना स्टॉक मिला दैट इज कॉल्ड विजुअल। क्या बोला जाएगा,
अच्छा, डॉक्यूमेंट्री हैविंग अ कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट, सेल्स एग्रीमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फिर ओरल डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द करंट ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस, तो ये सब क्या है, ओरल। कुछ चीजें हम ओरल रख सकते हैं, कुछ देखो ओरल रिप्रेजेंटेशन को ना बहुत कम बिलीव किया जाता है कि मैनेजमेंट कब बदल जाएगा कोई ठीक। हाँ, अभी तो बोला कि ऐसा ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। इनकम टैक्स छापा मारेगा, पकड़ा गया किसी बड़ा घोपला में, तो वो क्या होगा, ऑडिटर को भी खसेटेगा कि तुम कैसे ठीक ऑडिट रिपोर्ट दिए, तुमको तो चेक करने के लिए बैठाया गया था और तुम आकर अच्छा अच्छा रिपोर्ट दिए हो। अब कंपनी अंदर से पूरा क्या है, खोखला है, तो ऐसे कैसे रिपोर्ट दे दिए, है ना। तो ये क्या करेगा, प्रॉपर एविडेंस रखेगा। अब उस टाइम बोलेगा कि मैनेजमेंट ऐसा बोला था, हम कब ऐसा बोले थे, हम तो बोलबे नहीं किए थे, हम तो ऐसा, आप तो पूछे नहीं, आप कौन है, हम तो जानते भी नहीं है कि कब आए थे कब गए थे, क्योंकि वो बोली से क्या हो सकता है, कभी भी मुकर सकता है। तो इन दैट केस अगर ओरल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कौन, मैनेजमेंट, तो उसको लिख लेना चाहिए और लिख के मैनेजमेंट से साइन करा लेना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम लिख ले रहे हैं, आप ये लीजिए, इस पे साइन करके, है ना, तो उससे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिटन रिप्रेजेंटेशन में। मुंह से बोला हुआ चीज कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, जब कंपनी वगैरह में काम करोगे ना, देखो ये बहुत प्रोफेशनली काम होता है ना। मेरा कोई काम है, वो मेरे को दे दिया सीनियर, ये काम करो, तो बोले कि ठीक है, तुम आप लेटर भेजिए कि ये आपका काम है, आपने हमको बोला है ऐसा करने के लिए, तो हम कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एचआर आएगा, वो बोलेगा कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम क्यों कर रहा है ना, तो मेरे को क्या कर सकता है, झाड़ सकता है। तो आप रिटन भेजिए लेटर कि मेरा कुछ काम है, हम तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं करने के लिए, है ना, नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो कुछ भी होता है ना, छोटा से छोटा बोलता है कि ईमेल करो, क्या करो, ताकि डिलीट ना हो सके, मेरे पास क्या रहे, सबूत रहे कि हम ऐसा करने के लिए मेरे को बोला गया था। चलेगा यहां तक। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड, जो इंटरनल होता है वो विथ इन क्लाइंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिलता है, जबकि ये आउटसाइड मिलता है ना। एग्जांपल, कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस, वेजेस, पेमेंट शीट, ये सब, परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, ये सब किसका बनाया हुआ आता है, पासबुक बैंक बनाता है। कौन बनाता है, बैंक बनाता है। तो ये जो एविडेंस है वो क्या बोलते हैं, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल है। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, किस पे विश्वास ज्यादा होगा, किस पे कम होगा, है ना। तो एक्सटर्नल एविडेंस इज जनरली मोर रिलायबल देन, एक्सटर्नल पे ज्यादा विश्वास करेंगे रेदर देन इंटरनल पे, है ना। एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली थ्रू द ऑडिटर, जो ऑडिटर खुद क्या किया है, एविडेंस जुगाड़ा है, वो ज्यादा रिलायबल होगा रेदर देन मैनेजमेंट जो दिया है उससे। रिटन एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है ओरल एविडेंस से, है ना। रिटन में अगर कुछ मिल गया तो वो ज्यादा उस पर विश्वास किया जा सकता है, किसके कंपेयर में, ओरल के कंपेयर में। इंटरनल एविडेंस इज मोर रिलायबल इफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल आर गुड, अगर सब कुछ सही चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल मजबूत है, तो इंटरनल को पे हम विश्वास कर सकते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस, एक एविडेंस मिला, इधर से मिला वही बात बोल रहा है, इधर से मिला वही बात बोल रहा है, इधर से मिला वही बात बोल रहा है, तो हम उस पे एविडेंस पे भरोसा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट है तो मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, बैंक कुछ और बोल रहा है, क्लाइंट कुछ और बोल रहा है, तो मेरे को उस पर क्या हो जाएगा, डाउट होने लगेगा। तो हमको ऑडिट प्रोसीड्यूर को और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम कंक्लूजन पे पहुंच सके कि किसका बात सही है, किसका बात गलत है। चलेगा। कैसे ऑडिट किया जाता है वो है, पहले होता है कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, है ना। कंप्लायंस प्रोसीड्यूर क्या होता है कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल है भी या नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल है तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो हमको ऑडिट प्रोसीड्यूर कम करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल क्या है, ज्यादा है, तो हमको ज्यादा ऑडिट प्रोसीड्यूर करने की जरूरत नहीं है। कम है तो ज्यादा ऑडिट करना पड़ेगा, और ज्यादा है तो इसको बोलते हैं कंप्लायंस, है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आईसी माने आईसीयू मत लगा देना उसके साथ, है ना। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर क्या होता है, जैसे मानो कि हमको पता चल गया कि इंटरनल कंट्रोल मजबूत है कि नहीं, अब हमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, भाउचिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाउचिंग किसका होता है, भाउचिंग होता है एक्सपेंसेस एंड इनकम का, है ना। जितना भी एक्सपेंसेस और इनकम होता है उसका क्या होता है, भाउचिंग होता है। जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी होता है उसका होता है वेरिफिकेशन, उसका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल मजबूत है
है ना, तो हमको सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर कम लगाना पड़ेगा, मैंने हमको वाउचिंग वेरिफिकेशन कम करना पड़ेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, कमजोर है, ज्यादा अच्छा इंटरनल कंट्रोल, तो हमको वाउचिंग वेरिफिकेशन करके एविडेंस ज्यादा जुगाड़ना पड़ेगा। तो वही सब यहाँ पे क्या किया गया है, बोला गया है। इसको क्या कर लोगे तुम लोग, पढ़ लोगे, थक गया होगा तुम लोग, हम समझ गए। हाँ भाई छोड़ेंगे ही, हम थोड़ी ना जीवन भर के लिए तुम्हारे साथ बैठने वाले हैं, मेरा भी बाल बच्चा है। हम तुमको इंटरनल कंट्रोल, देखो इंटरनल कंट्रोल का बेसिस हम कुछ दिए हैं यहाँ पे, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, है ना, इसको एक बार पढ़ लोगे, मेरा काम है ना, चलेगा।